कैसे बच्चों? तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूँ अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों सेकंड यूनिट हमारी मनी एंड बैंकिंग, फर्स्ट यूनिट हमारी नेशनल इनकम वाली थी, नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। मनी एंड बैंकिंग यहाँ से आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। वो कैसे भी करके आए, 4 का आए, 6 का आए या एक एक करके आए, तो 6 मार्क्स का यहाँ से पेपर में 101% क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पर देखो इस यूनिट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो जाते हैं, तो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। जैसे मनी वाले अगर चैप्टर से हम बात करें, मनी, तो इसमें फंक्शंस ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस ऑफ मनी मुद्रा के कार्य, देखो बाइलिंगुअल चलेंगे, मुद्रा के कार्य, फंक्शंस ऑफ मनी, या डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम, डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम, ऑफ बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ। या तो कठिनाइयाँ पूछे या फंक्शंस ऑफ मनी पूछे, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम चीज़ें हैं। यहाँ से ये दोनों 5 स्टार क्वेश्चन आप लगा लीजिए, यहाँ से 101% आपका पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्लियर है? इसके अलावा आपको यहाँ से क्या पढ़ना है, मनी एंड बैंकिंग से आप इसमें सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा की आपूर्ति और इसके कंपोनेंट, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। ये तो दोनों सेम ही है, एक तो ये और एक ये, यहाँ से 101% पेपर में आएगा। इसके अलावा एक एक 2-2 नंबर में आपसे पूछ सकता है टाइप ऑफ मनी वगैरह, टाइप ऑफ मनी ये पूछ सकता है, एक एक 2-2 नंबर में डेफिनेशन पूछ सकता है। इससे कोई खास ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं। तो मनी वाले चैप्टर में से आपके ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही बैंकिंग, देखो बैंकिंग में वैसे तो बैंक हम आगे पढ़ेंगे, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक 2 टाइप के होते हैं। तो आपका जो कमर्शियल बैंक वाला पोर्शन है, ये क्या क्या होते हैं वो भी हम कॉन्सेप्ट में अभी हम सीखेंगे, सिर्फ रिवीजन पर्पज से होंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो कमर्शियल बैंक, तो कमर्शियल बैंक से आपका क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और सेकंड आपका जो उसमें हम पढ़ते हैं सेंट्रल बैंक, क्या पढ़ते हैं हम, सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक के फंक्शन, सेंट्रल बैंक के क्या फंक्शन, केंद्रीय बैंक के कार्य, और ये क्रेडिट क्रिएशन साख निर्माण की प्रक्रिया, बाइलिंगुअल समझाऊंगा आपको। तो सेंट्रल बैंक के फंक्शन, केंद्रीय बैंक के कार्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति आपकी मनी एंड बैंकिंग चैप्टर से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपकी चली जाती है नेशनल, जो आपका एग्रीगेट डिमांड वाले चैप्टर हैं, उसमें आपका एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड वाला आपकी, इसके बाद आपकी वही यूनिट स्टार्ट होगी। तो अगली यूनिट में चला जाता है जहाँ से 12 मार्क्स का आपका पेपर में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो कैसे भी करके दें, 1 के, 3 के, 4 के, 6 के, उसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसको हम वहाँ पर पढ़ेंगे। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम जो मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, इनको हम एक बार थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन हम इनका फटाफट शुरू करते हैं। तो देखो मनी, हम मनी की अगर बात करें तो मनी का मतलब क्या है, मनी, मुद्रा, मुद्रा। तो मनी क्या है दोस्तों, बच्चों, मुद्रा वह है, मनी वह है जो मनी का काम करे। मनी इज व्हाट मनी डज, मनी इज फंक्शन। मुद्रा वो है जो मुद्रा का काम करे। बोला मुद्रा का काम क्या है, बोला हमें भूख लगी थी, कुछ सामान खरीदना है, पैसे थे जेब में, गए दुकान पे, पैसा दिया, खाना खरीद लिया, जो सामान खरीदना था वो सामान खरीद लिया। तो जो मनी का काम करेगी, तो मनी के काम क्या है, तो वही तो इस चैप्टर का मेन वही है, ये फंक्शन वही पढ़ेंगे हम। तो जो मनी के फंक्शन है, जो भी चीज़ ये सारी काम कर देगी वो मनी कहलाएगी, चाहे वो कोई भी हो। तो ऐसे में हम देखते हैं जो मनी का इवोल्यूशन है, उत्पत्ति है, वो कैसे हुई। तो सबसे पहले मुद्रा, जैसे हम आज की डेट में हम नोट को मनी मानते हैं, है ना, किसी का डिजिटल वॉलेट भी हो गया, आज तो डिजिटल करेंसी भी आने लग गई, है ना, तो उसको हम मनी मानते हैं। तो पहले स्टार्टिंग में कागज़ के नोट नहीं होते थे, तो मुद्रा, जो हम पैसे को आज की डेट में हम पैसा कहते हैं, हमारे दिमाग में गांधी जी का फोटो आने लग जाता है कि भाई नोट दिखने लग जाते हैं अलग अलग। तो मुद्रा का पहले वो नहीं होती। तो मुद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई, जो आज की डेट में मुद्रा देख रहे हैं, ये बनी कैसे। तो पहले थी कमोडिटी मनी, वस्तु के बदले वस्तु चलती थी, जिसको हम सीसी मनी भी बोलते थे, कमोडिटी टू कमोडिटी मनी। इसमें वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन चलता था।
एक वस्तु खरीदते थे, दूसरी वस्तु देते थे। यहाँ पर सी का मतलब है कमोडिटी टू कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब होता है वस्तु, तो वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता था, तो कमोडिटी टू कमोडिटी मनी, जिसको हम बार्टर सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते थे, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। क्लियर। कमोडिटी टू कमोडिटी मनी के बाद जन्म लिया मेटेलिक मनी ने, धातु मुद्रा ने। अब मेटेलिक मनी के अंदर क्या आया, धातु के कॉइन आ गए, सिक्के, सिक्के कॉइन्स, इन्होंने जन्म लिया, सोने चांदी के सिक्के आने लग गए, है ना। ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, जैसे मैं कह दूँ जैसे गोल्ड कॉइन्स, पहले गोल्ड कॉइन आए थे, गोल्ड कॉइन इंडो ग्रीक किंग्स, ये आपके सिलेबस में इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत ही लेट है। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में गोल्ड कॉइन गुप्ताज किंग के 8 ग्राम का गोल्ड कॉइन वगैरह इशू किया गया था। सिल्वर कॉइन, जिसको हम सिल्वर टंका, दिल्ली सल्तनत काल के अंदर दौरान किया गया था। तो वो चीज़ें हम उसके इतना डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ यहाँ पर ओवरव्यू ले रहे हैं। तो मेटेलिक मनी, सिक्के, सिक्के आए, सिक्के आने के बाद फिर धीरे धीरे समय बीतता रहा तो हमें पेपर मनी मिल गई, कागज़ की मुद्रा। जैसे हम, हमारे पास जो भी 500 का नोट है तो कागज़ ही, हम उसको 500 का मानते हैं, 500 का नोट मानने लग गए, लेकिन है तो वो कागज़ ही, उसकी अपनी तो कोई वैल्यू नहीं है। आप उसको फाड़ के बेचोगे या उस कागज़ को सिर्फ ले जाकर बेचोगे तो कागज़ तो कोई जाएगा नहीं। तो हम उस पेपर के ऊपर जो स्टैंप लगी हुई है उसकी हम वैल्यू मानते हैं, तो पेपर मनी आ गई। पेपर मनी के बाद आया हमारा क्या, बैंक मनी। पेपर मनी के बाद क्या आया, बैंक मनी। जो हम पेपर मनी है इसी को हम आगे फेट मनी, फेट मनी, है ना, इसी को रिप्रेजेंटेटिव मनी हम इसमें पढ़ेंगे। यही लीगल टेंडर मनी होती है। आगे मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ ये अभी हम आगे सीखेंगे। जैसे मनी, अगला कौन सा आ गया, बैंक मनी। बैंक मनी को ही हम फिड्यूशियरी मनी बोलते हैं, फिड्यूशियरी मनी, ये मनी बोलते हैं। बैंक मनी के अंदर कैसे आ गया, जैसे आपका चेक है, डिमांड ड्राफ्ट है, ये सारी, ये बैंक मनी आ गई। ये आप लोगों ने इशू की, एक सरकार इशू करती है, चेक आप इशू करते हो सामने वाले को। भाई जैसे नोट के ऊपर लिखा रहता है ना कि मैं धारक को इतने रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, आई प्रोमिस टू पे द बियरर एट द सम ऑफ रुपीज़ इतना इतना इतना, और नीचे आरबीआई का गवर्नर साइन कर देता है। ऐसे ही चेक पे कौन प्रोमिस करता है, लेकिन आप ऐसा लिखते तो नहीं हो कि भाई मैं धारक को इतने रुपये अदा करने का वचन दे रहा हूँ, तो आप लिखते तो नहीं हो लेकिन साइन तो करते हो ना। तो बैंक मनी आप इशू करते हो और पेपर मनी गवर्नमेंट इशू करती है, वही हम आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब आज की डेट में उसके बाद बैंक मनी के बाद अब नई मनी कौन सी आने लग गई, डिजिटल मनी, जिसको हम क्रिप्टो करेंसी भी बोलते हैं। ये डिजिटल मनी है, वर्चुअल मनी है, इंटरनेट बेस्ड मनी, ठीक है। तो ये था इवोल्यूशन ऑफ मनी। सबसे पहले क्या आई, कमोडिटी मनी, फिर मेटेलिक मनी, फिर पेपर मनी, फिर बैंक मनी, और उसके बाद डिजिटल मनी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम। तो मनी क्या है, जैसे मैं अभी बता रहा था कि मुद्रा, मुद्रा है क्या, तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा वह है, मनी इज व्हाट मनी डज, मनी इज फंक्शन। अब मनी के फंक्शन क्या है, तो मनी के बेसिकली ये 4 फंक्शन है। सबसे पहला, लेन देन के माध्यम में यूज होनी चाहिए, विनिमय के माध्यम में कार्य करती हो, लेन देन के माध्यम में जो चीज़ यूज हो रही है। दूसरा, इट सर्व एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट, एक यूनिट की वैल्यू बता सके। जैसे अब इसका मतलब क्या है, एक पेन की कीमत कितनी है, एक यूनिट की वैल्यू। अब आपको पता है कि भाई 1 किलो चीनी कितनी है, 1 किलो चीनी का रेट कितना है, आप बता सकते हो। अब ऐसे ही 1 ग्राम चीनी का रेट कितना है, वो भी आप निकाल सकते हो। तो एक इकाई का रेट निकाल सको एक मूल्य में, तो वो जिसमें निकाल सकते हो वो मनी है। दूसरा, मनी को हम आसानी से क्या कर सकते हो, आप मनी को आसानी से स्टोर कर सकते हो। मनी को आसानी से क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, मुद्रा का भंडार किया जा सकता है। जैसे छोटा बच्चा घर में पैदा होता है तो घर के क्या करते हैं, बड़े पैसा जोड़ने लग जाते हैं कि भाई आगे चल के इसके भविष्य में इसके लिए काम आएंगे। तो मुद्रा को क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। तो जो चीज़ स्टोर की जा सकती हो। दूसरा देखो, इसका ड्रॉबैक्स अभी हम बार्टर सिस्टम में पढ़ेंगे यहाँ पर। दूसरा, स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, हमने किसी से पैसा उधार ले लिया, भविष्य में कितना उसको वापस देना है पैसा, उसका मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो भविष्य में किए जाने वाले जो भुगतान है उनका मान आसानी से निकाला जा सकता है। तो ये जो फंक्शन है मुद्रा के, बेसिकली ये 4 फंक्शन है, मेन फंक्शन, जो ये सारे काम कर देगी वो मुद्रा है। वो उस चीज़ को हम क्या बोल देंगे, मुद्रा बोल देंगे। क्लियर है। आज की डेट में रुपया ये काम कर रहा है तो रुपया मुद्रा है। अमेरिका में जाकर डॉलर वो काम कर रहा है तो डॉलर उनके लिए क्या है, डॉलर मुद्रा है, डॉलर मनी है। क्लियर है। अगर उसकी जगह कोई नई चीज़ आ जाएगी तो उस चीज़ को हम क्या नाम दे देंगे, मनी का नाम दे देंगे। तो मनी का मतलब पैसा, पैसे का मतलब गांधी जी बिल्कुल नहीं है। तो पैसा क्या है, जो ये सारे काम कर देगा। मनी क्या है, मनी डज मनी इज फंक्शन, मनी इज व्हाट मनी डज मनी इज फंक्शन। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। अब देखो बार्टर सिस्टम में क्या था, तो बार्टर सिस्टम में वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन किया जाता था।
बार्टर सिस्टम में क्या किया जाता था, वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन किया जाता था, गुड्स के बदले गुड्स ट्रांजैक्शन किए जाते थे। तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, वहाँ पर क्या थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। पहली प्रॉब्लम क्या थी, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, आवश्यकता का दोहरा संयोग, आवश्यकता का दोहरा संयोग। अब यहाँ पर क्या था, देखो एक व्यक्ति है, इस एक व्यक्ति के पास चीनी है, एक व्यक्ति के पास क्या है, चीनी है, लेकिन इसको ज़रूरत किस चीज़ की थी, इस दाल की ज़रूरत थी। तो इसको ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी पड़ेगी, ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी पड़ेगी जिसके पास दाल तो हो, जिसके पास दाल तो हो लेकिन उसको ज़रूरत चीनी की हो, ज़रूरत चीनी की हो। मतलब जो इससे दाल ले ले और बदले में इसको क्या दे दे, चीनी दे दे इस व्यक्ति के लिए। और इसको क्या था, इस ऐसे व्यक्ति की तलाश होगी जो इसको दाल दे दे और बदले में क्या दे दे, चीनी दे दे। तो आवश्यकता का दोहरा सहयोग ऐसा मिलना बहुत ही मुश्किल था। तो मतलब एक व्यक्ति की ज़रूरत की चीज़ दूसरे व्यक्ति के पास होना, ऐसा मिलना बहुत ही मुश्किल था। तो ये जो बार्टर सिस्टम की डिफ़िकल्टीज़ थी, ये मनी ने आसान कर दी। मनी ने कैसे आसान कर दी, तो जो हमने ऊपर पढ़ा था, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लेन देन के माध्यम में यूज़ होने लगी। अब किसी को कोई भी ज़रूरत हो, सामान बेचो, पैसा लो, जो इच्छा है वो खरीद लो। क्लियर है। तो लैक और डबल इंसिडेंस ऑफ वांट्स, मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ने उस चीज़ को क्या कर दिया, प्रॉब्लम को दूर कर दिया। नेक्स्ट फंक्शन डिफिकल्टीज क्या है, तो लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब इसके अंदर क्या देखो, मुद्रा के बदले मुद्रा चल रही थी। देखो भाई, आप कुछ भी सामान खरीद के लाओगे तो मुद्रा के बदले मुद्रा, वस्तु के बदले वस्तु दोगे। तो आपके पास दो तीन चीज़ें हैं भाई, चीनी है, दाल है, चावल है, गेहूं है ना, ये आपके पास चीज़ है। कोई सामान लेके आए खरीद के, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आप इनमें निकाल सकते हो। जैसे मैंने ऊपर बताया था भाई, 1 किलो चीनी इतने रुपए की है, तो 1 ग्राम चीनी कितने रुपए की होगी, बड़े आसानी से निकाल सकते थे। अब आप 1 किलो चीनी खरीदने गए तो कितनी दाल देनी पड़ेगी, कितना चावल देना पड़ेगा, कितना गेहूं देना पड़ेगा। ऐसे ही 1 ग्राम चीनी के लिए कितनी दाल चाहिए, कितना चावल चाहिए, कितना गेहूं चाहिए। देखो उस टाइम पर मुद्रा नहीं होती थी, रुपये नहीं होते थे, वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन चलता था। तो 1 इकाई का मान निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे आजकल आप बता देते हो ना कि आपके पास 1 पेन है, 1 पेन 10 रुपये का है, 5 पेन 50 रुपये के हो गए। तो उस टाइम पर मुद्रा तो थी नहीं, गुड्स थे। तो गुड्स में वो चीज़ निकालनी क्या जाती थी, 1 यूनिट की वैल्यू निकालने का बहुत ही मुश्किल हो जाता था। तो वही यहाँ पर बता रखा है। क्लियर है। अगला, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या, भविष्य में जो हमें भुगतान करने हैं, भविष्य में जो पेमेंट करनी है। जैसे आप, कोई व्यक्ति बोलता कि भाई मैंने 10,000 रुपये मैंने आज उससे उधार ले लिए, 10% की ब्याज पर लिए, तो 10,000 का 10% कितना बना, 1,000 रुपये बना। मैं 1,000 रुपये का ब्याज दे दूंगा उसको। अब मतलब कितने रुपये दे दूंगा, 11,000 रुपये दे दूंगा, अगले साल मेरा काम खत्म। लेकिन पहले तो वस्तुओं के बदले वस्तु चलता था, तो वस्तुओं को उधार ले लेते, तो भविष्य में कितनी ज़्यादा वस्तु देनी पड़ेगी, उसका मान निकालना क्या था मुश्किल था। तो वहाँ पर वैल्यू तो चलती नहीं थी, भाई 10% 20% कैसे क्या होगा। तो भविष्य में जो भुगतान करने हैं हमें उनकी वैल्यू निकालना क्या हो जाता था, मुश्किल हो जाता था। तो अगला, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब मुद्रा वस्तुओं को स्टोर करना बहुत ही मुश्किल है। कितना स्टोर कर लोगे आप, एक ना एक टाइम के बाद वो क्या हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। तो लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, तो गुड्स को स्टोर करना बहुत ही मुश्किल था। ये सारी चीज़ें मनी ने क्या कर दी, आसान कर दी। देखो मुद्रा को आसानी से स्टोर किया जा सकता है, भविष्य में कितना भुगतान करना है उसकी आसानी से पेमेंट निकाली जा सकती है। 1 यूनिट में 1 यूनिट की कितनी वैल्यू होगी, मुद्रा ने वो काम क्या कर दिया, आसान कर दिया। तो क्लियर है। और तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। देखो आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पर हुड्डा स्टडी टिप्स के नाम से एक चैनल है, टिप्स जिस नाम से यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम पर चैनल है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आप। टेलीग्राम पर जब आप हुड्डा स्टडी टिप्स करोगे तो ये 2 चैनल आपको दिख जाएंगे वहाँ पर। इसमें दोनों में से किसी को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों सेम चैनल हैं। उसमें मैं ये इस वीडियो के लिंक इस टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको डाल दूंगा। वहाँ पर आप क्लिक करोगे, डायरेक्ट आप इस चैनल पर पहुँच जाओगे और अपने जो ये नोट्स है उनको आप डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट, टाइप ऑफ मनी। देखो टाइप ऑफ मनी में पहली मनी आ जाती है कमोडिटी मनी, जिसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वस्तुओं के बदले वस्तुओं का जिसका लेन देन किया जाता है।
तो जो वस्तु जिसको हम मनी बोलते हैं, कोई भी वस्तु, ठीक है। फेट मनी, अब फेट मनी का मतलब क्या है? ऐसी मनी जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती हो। किसके द्वारा इशू की जाती हो? जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती हो उसको हम फेट मनी बोलते हैं। जैसे सरकार ने आदेश दे दिया आरबीआई को, जैसे भारत में जो नोट छापता है वो कौन छापता है? आरबीआई। तो सरकार ने आदेश दिया है आरबीआई को, भाई नोट छापो, तो जो आरबीआई जो भी जितने भी तरह के नोट छापेगा वो क्या होंगे? आपके फेट मनी। फेट मनी को ही हम क्या बोलते हैं? लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी, लीगल टेंडर मनी जिसको हम फेट मनी भी बोलते हैं। फेट मनी को ही हम क्या बोलते हैं? लीगल टेंडर मनी। अब भारत के अंदर रहना है तो भारतीय रुपए में व्यापार करना पड़ेगा। यहाँ पर चाइनीज़ रिनमिनबी या चाइनीज़ युआन नहीं चलेंगे, जैपनीज़ येन यहाँ पर नहीं चलेगा, अमेरिकन डॉलर यहाँ पर नहीं चलेगा, ब्रिटिश पौंड यहाँ पर नहीं चलेगा। तो भारत में रहना है, भारत में व्यापार करना है तो भारतीय रुपए में व्यापार करना पड़ेगा, भारत की लीगल करेंसी में व्यापार करना पड़ेगा आपको। तो भारत की जो लीगल करेंसी है वो भारत की फेट मनी, जो गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू की जाती है, वो फेट मनी है। क्लियर है यहाँ तक? चल, अगला है फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी मनी का मतलब क्या है? देखो, ऐसी मनी जो ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड करती हो, जो एक दूसरे के ट्रस्ट और फेथ के ऊपर डिपेंड करे, भरोसे के ऊपर जो डिपेंड करे। जैसे आप किसी को हम क्या देते हैं? हम चेक काट कर देते हैं। तो चेक आपने दिया सामने वाले पर्सन को, आप अगर वो आपको जानता नहीं है तो चेक लेने से मना कर सकता है। आप उसके खिलाफ कार्यवाही या उसकी कोई भी शिकायत नहीं कर सकते। तो चेक क्या है? आप एक और दोनों दूसरे के, जो पे कर रहा है और जो पैसा रिसीव कर रहा है, दोनों के ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसी को हम बैंक मनी बोलते हैं। तो जो ट्रस्ट और फेथ के ऊपर, क्यों? देखो, अगर आपने चेक काट कर दे दिया, कल को चेक बाउंस हो गया, आपके अकाउंट में पैसा था नहीं उतना, आपने सामने वाले को प्रॉमिस कर दिया, ले भाई 10,000 रुपये का तेरे को चेक दे रहा हूँ, मेरे को ये सामान दे दे। आपने चेक दिया, सामान लेकर आप निकल गए, वो आपको जानता नहीं था, उसने चेक बैंक में जमा किया, पता चला चेक बैंक में गया, बैंक में पास होने के लिए गया, 2-3 दिन में चेक क्लियर होता है। आपके अकाउंट, जिसके बंदे से अकाउंट से पैसे कटने थे उसके अकाउंट में पैसे थे ही नहीं, चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस हो गया। अब चेक बाउंस हो गया तो क्या, अब क्या करें? कुछ नहीं, आप कोई शिकायत नहीं कर सकते, 420 का अगले ऊपर कोई केस नहीं कर सकता, क्योंकि फिड्यूशियरी मनी क्या है? मतलब अभी आपको जब ट्रस्ट नहीं था सामने वाले के ऊपर तो आपने चेक रिसीव क्यों किया, चेक एक्सेप्ट क्यों किया? क्लियर है? तो आप यहाँ पर कोई भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। फेट मनी जो गवर्नमेंट इशू करती है, फिड्यूशियरी मनी जो हम लोग आपस में इशू करते हैं, जैसे चेक वगैरह, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह, आप लेने से मना कर सकते हैं इन चीज़ों को। ये कोई लीगल टेंडर मनी नहीं है, तो ये क्या है? नॉन लीगल टेंडर मनी भी आप इसको बोल सकते हो। अगला फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी का मतलब क्या है? देखो, आप लोगों में से कितने लोग ये मानते हैं कि भाई 100 रुपये को बनाने का खर्चा, 100 रुपये के नोट को बनाने का खर्चा 100 रुपये ही आया होगा? बिल्कुल नहीं आया होगा। तो 100 रुपये से कम ही रहा होगा। 500 रुपये में 100 रुपये का नोट छप जाता है, 5 से 6 रुपये में 100 रुपये का नोट प्रिंट हो जाएगा। तो 100 रुपये के नोट की जो कमोडिटी वैल्यू है, 100 रुपये के नोट की जो कमोडिटी वैल्यू है, जो उसमें जो मुद्रा लगी हुई है, जिस मुद्रा का वो बना हुआ है, जिस कागज़ का वो बना हुआ है, और उस कागज़ की जो फेस वैल्यू है, उस कागज़ की जो फेस वैल्यू है, दोनों में से बड़ी कौन सी है? दोनों में से बड़ा कौन सा है? फेस वैल्यू। ऑब्वियसली फेस वैल्यू बड़ी है। लेकिन फुल बॉडीड मनी वो मनी होती है जिसकी फेस वैल्यू बराबर हो किसकी? उसकी कमोडिटी मनी के, कमोडिटी वैल्यू के अगर बराबर होती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? फुल बॉडीड मनी हम उसको बोलते हैं। क्लियर है? अब क्रेडिट मनी क्या होती है? तो क्रेडिट मनी वो मनी होती है जिसमें फेस वैल्यू बड़ी हो कमोडिटी वैल्यू से, तो वो क्रेडिट मनी हो जाती है। और जहाँ पर दोनों बराबर हो जाएं वो दोनों क्या हो जाती हैं? वो फुल बॉडीड मनी हो जाती हैं। जैसे गोल्ड कॉइन आप ले सकते हो, तो गोल्ड कॉइन के ऊपर अगर किसी ने 1 रुपये की स्टैम्प मारकर आपको दे दिया तो क्या वो 1 रुपये में चलेगा? अरे उसको मेल्ट करके या उसके हथौड़ा मारकर आप भाग जाओगे सुनार के पास उसको बेचने के लिए। तो जितनी धातु लगी हो उतनी उसकी फेस वैल्यू हो, वो फुल बॉडीड मनी। अब क्रेडिट मनी जिसकी फेस वैल्यू ज़्यादा हो, कमोडिटी वैल्यू कम हो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ क्रेडिट कार्ड है ना, तो क्रेडिट कार्ड वो प्लास्टिक की धातु इतनी थोड़ी है, क्या पता उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख हो, लेकिन उसका प्लास्टिक के टुकड़े की वैल्यू 1 लाख थोड़ी होगी। क्लियर है ना? ऐसे ही बैंक डिपॉजिट, डेबिट कार्ड वगैरह ये सारे क्या हैं आपके लिए? ये क्रेडिट मनी का ये काम करते हैं। जो उधार की मुद्रा भी कई बार जो सरकार जो बैंक वगैरह का जो क्रेडिट क्रिएशन वगैरह करते हैं, इतना पैसा होता नहीं लेकिन उधार ज़्यादा देते हैं। अभी हम पढ़ेंगे क्रेडिट क्रिएशन नेक्स्ट उसमें बैंकिंग वाले उसमें चैप्टर में ही।
तो वहाँ पर वो मनी भी क्या आ जाती है, आपकी क्रेडिट मनी आ जाती है। क्लियर। अगला हाई पावर्ड मनी। अगला क्या है, हाई पावर्ड मनी। एक नंबर में काफ़ी ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है ये, हाई पावर्ड मनी। व्हाट इज़ हाई पावर्ड मनी? तो वो मनी जो आरबीआई द्वारा इशू की जाए, वो मनी जो आरबीआई द्वारा इशू की जाए, उस मनी को हम क्या बोलते हैं, हाई पावर्ड मनी। अब आरबीआई द्वारा जारी की गई मनी, या तो आपके पास इसको हम एच इज इक्वल टू सी प्लस आर के रूप में भी लिखते हैं, एच इज इक्वल टू सी प्लस आर। अब सी का मतलब क्या, करेंसी। जो लोगों के पास पैसा है, आरबीआई ने इशू किया, लोगों के पास नोट व सिक्के जितने भी हों, जो लोगों के पास मुद्रा है वो, प्लस जो रिजर्व करके रखी हुई है, जो रिजर्व करके रखी हुई है। अब रिजर्व करने वाले कौन है, क्योंकि पैसा कहाँ रहता है, बैंकों में। पैसा कहाँ रहता है, बैंकों में। अब बैंक वालों ने या तो पैसा खुद के पास रिजर्व कर रखा होगा, खुद के पास कुछ पैसा रिजर्व है जो लोन के रूप में नहीं दिया, और कुछ पैसा किसके पास रिजर्व रखा होगा, आरबीआई के पास रिजर्व रखा होगा। तो बोला उस सारे को, मतलब मेरा पैसा कहीं भी हो, पब्लिक के पास हो, बैंकों के पास हो, बैंकों ने चाहे आरबीआई के पास जमा कर रखा हो या खुद के पास रखा हो, सारे पैसा जोड़ लो जो उन्होंने रिजर्व के रूप में रखा है, और जो लोगों के पास पैसा है। तो सारा पैसे को कुल मिलाकर जो आरबीआई द्वारा जारी किया गया पैसा है, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जो नोट जारी किए जाते हैं, जितनी मुद्रा जारी की जाती है, उसी को हम उच्च शक्ति मुद्रा, हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई का मतलब क्या है, तो मनी सप्लाई का मतलब है एक देश में ओवरऑल टोटल वैल्यू कितनी है। जैसे हम मान लेते हैं आपकी एक क्लास है, ये आपकी क्लास है, तो इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं हमने सबको खड़ा कर लिया, बोले भाई जो जिसके पास जितने रुपए ना सारे निकाल लो और अपने सामने अपनी डेस्क के ऊपर रख दो। तो इस क्लास में से मान लेते हैं हम, हमारे पास टोटल पैसा निकला 5,000 रुपये, तो इस क्लास की टोटल मनी सप्लाई कितनी होगी, 5,000 रुपये। ऐसे ही आज अभी इसी वक्त बोला सब कुछ रोक दो, कोई नहीं लेगा या कुछ नहीं करेगा, सब कुछ स्टॉप, स्टैचू हो गए सारे। बोला आज बताओ, अभी पूरे भारत में टोटल कितना पैसा है, तो वो इंडिया की क्या हो जाएगी, वो इंडिया की मनी सप्लाई हो जाएगी। तो रुके हुए टाइप पर, जिसको हम जैसे मनी एंड उसमें नेशनल इनकम में स्टॉक एंड फ्लो वाला कॉन्सेप्ट होता है, फ्लो जो चल रहा है, आ रहा है या जा रहा है, स्टॉक जो ठहरा हुआ है, तो मनी सप्लाई क्या है, ठहरा हुआ, रुका हुआ। तो मनी सप्लाई इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, क्योंकि स्टॉक कॉन्सेप्ट किस पे निकलता है, पॉइंट ऑफ टाइम पे, फ्लो किस पे निकलता है, पीरियड ऑफ टाइम पे। तो मनी सप्लाई क्या है, इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। कई बार आपका एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा हुआ है, मनी सप्लाई इज़ अ, मनी सप्लाई क्या है, मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि टोटल भारत में कितना पैसा है, वो भारत की मनी सप्लाई ऑफ इंडिया दिखाएगा। अब भारत में पैसा कौन जारी करता है, आरबीआई, तो बताएगा कौन, आरबीआई। तो मनी सप्लाई किसके द्वारा, यानी कि मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई किसके द्वारा किया जाता है, मुद्रा की आपूर्ति का जो माप है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो आरबीआई के द्वारा टोटल कितने फॉर्मूले दिए गए, तो आरबीआई के द्वारा मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने के लिए 4 फॉर्मूले दिए गए, M1, M2, M3, M4। यहाँ पर सिर्फ हम M1 के बारे में पढ़ेंगे, M2, M3 जो है M4 ये आपके सिलेबस में नहीं है। M1 का फॉर्मूला क्या दिया, C प्लस डी डी प्लस OD। तो C का मतलब क्या है, करेंसी हेल्ड विद पब्लिक, जनता के पास टोटल नकद व नोट व सिक्के कितने हैं, नोट व सिक्के विद पब्लिक। क्लियर है। अरे ये क्या आ गया यहाँ, ये पेपर नोट्स हो गया, पेपर नोट्स आएगा यहाँ पर, काली मिर्च गलती से पता नहीं कैसे टाइप हो गया, ध्यान ही नहीं दिया। पेपर नोट्स, पेपर नोट्स, मैं नोट्स में ठीक कर दूंगा इनको, यहाँ पर कागज़ के नोट आएगा। तो जनता के पास टोटल नोट व सिक्के कितने हैं, वो सारी चीज़। दूसरा आ गया डिमांड डिपॉजिट, डीडी का मतलब क्या है, डिमांड डिपॉजिट, मांग जमाएं। देखो आप बैंक में पैसा जमा करते हैं दो टाइप से, एक होता है डिमांड डिपॉजिट मांग जमाएं, दूसरा होता है टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट सावधि जमाएं। अब दोनों में फ़र्क क्या है, देखो आपने बैंक में अकाउंट खुलवाया, सेविंग अकाउंट, जब मर्जी चाहो पैसा निकलवा लो, जब मर्जी चाहो पैसा जमा कर लो। मतलब आप बैंक के पास जो पैसा जमा कर रहे हो वो इस कंडीशन पर जमा कर रहे हो, बैंक वाले को कह रहे हो आप, देख भाई पैसा मेरा है, मैं जब भी पैसा आऊँ निकालने मैं अपना पैसा निकाल सकता हूँ, ये शर्त अगर मंजूर है तो पैसा जमा कर ले मेरा, वरना जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बैंक उस शर्त को मान लेता है, एग्री कर लेता है, तो उस टाइप में रखा हुआ पैसा आपका डिमांड डिपॉजिट कहलाता है। जब भी आप पैसे की डिमांड करोगे बैंक वाले आपको पैसा देंगे, जैसे सेविंग अकाउंट वगैरह खोले जाते हैं। दूसरा, बैंक वाला कहता है देखो भाई आप है ना
ये मत करो कि कभी भी आ जाओ, आप एक टाइम बता दो मेरे को कि भाई इतने टाइम के बाद आप पैसा निकालने आओगे। एक टाइम दे दो, टाइम लिमिट दे दो मेरे को, उस टाइम से पहले पैसा मत निकालना, तो आप एग्री हो जाते हो। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए पैसा जमा करने के लिए जब बैंक में जाते हो ना, तो वो टाइम डिपॉजिट होता है, इसके अंदर आपकी एफडी वगैरह ये अकाउंट खोले जाते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट, यहाँ पर टीडी की बात हम नहीं कर रहे, डीडी की बात कर रहे हैं। तो डिमांड डिपॉजिट जितनी भी कमर्शियल बैंक, देखो कमर्शियल बैंक वे बैंक होते हैं जहाँ पर आप अपना अकाउंट खुलवाते हो, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक। जैसे यहाँ पर ऊपर, सॉरी ये तो अभी हमारा मनी एंड सप्लाई चल रहा है, आगे पढ़ेंगे हम, मुझे लगा बैंक वाला चल रहा है, कोई बात नहीं। देखो कमर्शियल बैंक वे सारे बैंक होते हैं जहाँ पर आप अकाउंट खुलवाते हो, सारे बैंक चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो, जहाँ पर आम जनता खाता खुलवाती हो, वे बैंक आपके कमर्शियल बैंक कहलाते हैं। तो कमर्शियल बैंकों में जितना डिमांड डिपॉजिट है वो यहाँ आ जाएगा। और अगला आ गया ओडी। ओडी का मतलब क्या, अदर डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। आरबीआई, तो आरबीआई के पास देखो, आरबीआई के पास देश के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, देश के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, देश की वित्तीय संस्था। देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का मतलब क्या है, देखो एक छोटी दुकान वाला दुकानदार व्यापार करता है वस्तुओं में, वस्तु लाता है खरीद के वस्तु बेचता है, लेकिन जो पैसों में पैसा लाया पैसा दिया, पैसा लाया पैसा दिया, पैसा लाया का मतलब क्या, पैसा जमा कर रहे हो आप और पैसा ही वो उधार दे रहा है, पैसे से ही पैसा कमा रहा है। तो उस तरीके के इंस्टीट्यूट क्या कहलाते हैं, जो पैसों से ही पैसा बनाते हैं, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। पैसों में ही लेन देन करते हैं, पैसा जमा करते हैं, पैसा उधार देते हैं, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूटों का आप आरबीआई के पास कितना पैसा जमा है, और दूसरे देशों की गवर्नमेंट और दूसरे देशों के सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होते हैं, बैंकों के हेड, बैंकों के बैंक जो सभी बैंकों को कंट्रोल करें। तो दूसरे देशों के सेंट्रल बैंक का भी आरबीआई के पास जमा होगा, जो देश का बैंकों का बैंक है, देश का केंद्रीय बैंक है ना आरबीआई, उसके पास होगा। तीसरा, ये तो थे डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ऐसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी होंगे, जैसे वर्ल्ड बैंक, जो किसी एक देश के नहीं है सभी के हैं। तो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं। तो जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का जितना पैसा आरबीआई के पास पड़ा है तो हमारे देश में नया हम क्या निकाल रहे हैं, मनी सप्लाई। हमारे देश में ओवरऑल कितना पैसा है, तो हमारे देश में एक तो जनता का पैसा है, जनता का कुछ पैसा बैंकों के पास पड़ा है डिमांड डिपॉजिट के रूप में, वो ले लो, प्लस आरबीआई के पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है, कुछ बैंकों ने दे रखा है, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने दे रखा है, कुछ गवर्नमेंट ने दे रखा है, और कुछ दूसरे देशों के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने दे रखा है तो हमारे देश में ही, तो हम वही तो निकाल रहे हैं हमारे देश में ओवरऑल पैसा कितना है। तो हमारे देश में ओवरऑल पैसा वो मनी सप्लाई बताता है। तो ठीक है, तो मनी सप्लाई का पैरा फॉर्मूला M1 = C+DD + OD। अगर कोई M2 M3 M4 का भी फॉर्मूला लिखना चाहे तो लिख सकता है। M2 का फॉर्मूला क्या आएगा, M1 + डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, M1 + डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, ये आपका आ जाएगा पोस्ट ऑफिस। इसमें सिर्फ सेविंग अकाउंट से संबंधित आएंगे, डिमांड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट नहीं आएंगी। अगला M3 में क्या आ जाएगा, M1 + यहाँ पर आ जाएगा टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंकों में डीडी तो आ गई थी, यहाँ पर टाइम डिपॉजिट भी जैसे एफडी वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। नेक्स्ट आ गया M4, नेक्स्ट क्या आ गया M4 में क्या आ जाएगा, M3 + टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। देखो वहाँ पर क्या था, यहाँ पर था सिर्फ सेविंग अकाउंट, यहाँ पर क्या था सिर्फ सेविंग अकाउंट, यहाँ पर हर एक तरीके के अकाउंट, सारे अकाउंट आ जाएंगे, चाहे आपने एफडी करवा रखी हो चाहे कुछ भी करवा रखा हो, ये सारी चीज़ें क्लियर है। चल नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा बैंकिंग। नेक्स्ट क्या आ जाता है, बैंकिंग। अब देखो बैंकिंग का मतलब क्या है, बैंक है क्या, तो बैंक एक वो कंपनी है मतलब जो आपका पैसा जमा करती है, आपको पैसा उधार दे सकती है, मतलब आपका पैसा जमा करती है और आपका क्या कर सकती है, पैसा उधार देती है। तो उस कंपनी, वो संस्था, वो बैंक कहलाती है। क्लियर। अब बैंक को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, ज़्यादा डीप हम नहीं जाएंगे, इतना ज़्यादा आपके सिलेबस में है भी नहीं। तो बैंक को दो कैटेगरी में हम पढ़ रहे हैं, एक है कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। दूसरा है सेंट्रल बैंक, दूसरा क्या है, सेंट्रल बैंक। अब आम जनता जितने भी बैंक देखती है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, वो सारे कौन से बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक। और दूसरा है सेंट्रल बैंक, तो सारे बैंकों का हेड, सभी बैंकों को कंट्रोल करने का काम, देश के अंदर नोट छापने का काम, अलग अलग ये सारे, ये किसके होते हैं, सेंट्रल बैंक के होते हैं, केंद्रीय बैंक के होते हैं।
कमर्शियल बैंकों को लाइसेंस कौन देता है? आरबीआई देता है, सेंट्रल बैंक देता है। क्लियर? तो हमारे इस टॉपिक में कमर्शियल बैंक से इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, यहाँ से हम देखते हैं भाई एक बैंक पैसा कैसे कमाता है, क्रेडिट क्रिएशन कैसे करता है, कैसे फ़ायदा कमाता है। दूसरा, केंद्र बैंक के फंक्शन क्या है, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। यहाँ पर ये दो चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं दो के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ेंगे हम क्रेडिट क्रिएशन। पहले क्या पढ़ेंगे? क्रेडिट क्रिएशन। व्हाट इज़ क्रेडिट क्रिएशन? तो मैंने थ्योरेटिकल सारा लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। देखो क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या है, ये सारा लिखा हुआ आपको मैं एक बार समझाता हूँ। नॉर्मली पहले ये लाइन टू लाइन में आपको समझाऊँ उससे पहले एक एग्जांपल लेके भी हम समझेंगे, पर बेसिकली थोड़ी सी एक बार डेफिनेशन में आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखो क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या है, तो बैंकों के पास आप पैसा जमा कर रहे हो, बैंक उस पैसे का कर क्या रहे हैं? आपने बैंक के पास, कोई एक बैंक था पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, आपने उस बैंक के पास पैसा कुछ जमा किया, दूसरे लोगों ने भी पैसा जमा किया, तो बैंक के पास जो पैसा आ गया उस बैंक उस पैसे का करेगा क्या? ऑब्वियसली बात है, किसी ना किसी को क्या देगा? उधार पे देगा, लोन दे देगा किसी को। तो बैंक कैसे लोन देता है और उस लोन से फ़ायदा कैसे कमाता है, यही क्रेडिट क्रिएशन है। यही क्या है? क्रेडिट क्रिएशन है। अब देखो, अब एक बार एक एग्जांपल से हम नीचे समझते हैं। एक व्यक्ति है, उसने बैंक में पैसा जमा किया 10,000 रुपये। उसने बैंक में पैसा कितना जमा किया? 10,000 रुपये। तो बैंक के पास पैसा आ गया 10,000 रुपये। हम एक बैंक का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, पीएनबी का। अब देखो, हम जितना भी हम ये मानकर चल रहे हैं, एक देश के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होंगी, मतलब आप आज के बाद जितनी भी ट्रांजैक्शन करोगे सारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करोगे, कैश ट्रांजैक्शन कोई नहीं होगी, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होगी, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होगी। बस ये आपको लेट करके चलना है, तो आप ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ पाओगे। दूसरा, जितना भी बैंक के पास पैसा आता है, बैंक उस पैसे का कुछ ना कुछ रिजर्व के रूप में रखता है कि भाई काम आ जाएगा बाद में। देखो ये एक्चुअल मीनिंग नहीं होता है, एक्चुअल मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए ज़रूरी है, यही ज़रूरी है कि भाई आप ये समझो कि भाई बैंक को कुछ % पैसा रिजर्व करने के रूप में रखना पड़ता है कि भाई अगर जिसका पैसा वो लेने आ गया तो मैं कैसे दूंगा उसको पैसा, तो कुछ पैसा रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है। जितना भी पैसा बैंक के पास पैसा जमा होगा, नया जमा होगा, उसके ऊपर। तो हम ये मानकर चलते हैं कि भाई बैंक जो पैसा रिजर्व के रूप में रखेगा ना, जो जितना पैसा आ गया उसका 10% रिजर्व के रूप में रखेगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं? CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ये होता क्या, आगे पढ़ेंगे। तो बैंक के पास कितने रुपए आए? 10,000। तो 10,000 का बैंक CRR काटेगा कितना %? 10,000। तो 10,000 का CRR कितना बना? 1,000 रुपये। 1,000 रुपये उसने क्या रख लिए? रिजर्व के रूप में रख लिए। अब कोई एक दूसरा बंदा गया बैंक में लोन लेने, तो बैंक के पास लोन देने के लायक पैसा कितने थे? 9,000 रुपये। तो उस सारी टर्म्स एंड कंडीशन उस बंदे ने पूरी कर दी, बैंक ने अकाउंट खोला, अकाउंट में पैसा डाल दिया। अब देखो इस व्यक्ति ने क्या ले लिया? लोन ले लिया। अब कोई भी व्यक्ति लोन है, पैसा अकाउंट में रखने के लिए तो लेता नहीं, वो क्या करता है? पैसा खर्च करेगा। पैसा क्या करेगा? खर्च करेगा, पैसा खर्च कर देगा। तो खर्च करेगा जिस भी व्यक्तियों के पास, उन व्यक्ति का अकाउंट भी कहाँ होगा? बैंक में ही होगा। तो इसके अकाउंट से पैसा निकलेगा, इनके अकाउंट में पैसा चला जाएगा, और वो वापस इनका भी अकाउंट कहाँ है? इसी बैंक में है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इसके अकाउंट से निकल कर पैसा दूसरे के अकाउंट में गया है, इसके अकाउंट से पैसा निकला, दूसरे के अकाउंट में पैसा क्या हो गया? जमा हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि बैंक के पास नए 9,000 रुपये आ गए किसी औरों के अकाउंट में। तो जो भी नए रुपए आए हैं तो उसके ऊपर फिर दोबारा क्या कटेगा? CRR कटेगा, और 10% CRR काटेगा। कितना % हो गया? 10%। तो की वैल्यू कितनी बनी? 900। तो 900 रुपये काटे, यहाँ पर कितने रुपए बच गए? 8100। अब ये किसी और पर्सन को लोन के रूप में दे देंगे। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। अब कि जिसने ये लोन पे लिया है, अब वो भी कहीं ना कहीं पैसा खर्च करेगा, तो उसके अकाउंट से पैसा निकलेगा, दूसरे के अकाउंट में चला जाएगा, कैश ट्रांजैक्शन तो होगी नहीं। तो वापस घूम के पैसा किसके पास आ गया? बैंक के पास आ गया। और बैंक के पास से पैसा आते ही उस पर फिर क्या कट जाएगा? 10% CRR। कितने रुपए आ जाएंगे? 810। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा, ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट में चल के अगर हम देखेंगे यहाँ पर कि भाई बैंक के पास टोटल कितने रुपए जमा हुए, तो बैंक के पास यहाँ पर 1,00,000 रुपये जमा हो गए टोटल। 10,000 ये थे, 9,000 ये आए, और 8100 ये आए। ऐसे चलते चलते लास्ट में कितने आ जाएंगे? 8100। अगर यहाँ ये टोटल कितने रुपए आ जाएंगे? 1,00,000।
अगर हम देखें कि भाई बैंक ने रिजर्व के रूप में कितना रखा, तो यहाँ पर आ जाएंगे बैंक के पास 10,000 रुपये। यहाँ पर बैंक के पास कितने रुपये आ जाएंगे? 10,000 रुपये। अगर इसमें से ये हटा देंगे तो टोटल कितने रुपये आ गए? 90,000 रुपये। एक्चुअली बैंक के पास तो थे तो 10,000 रुपये, उसने बना दिए कितने? 90,000, 1,00,000 बना दिए, मतलब कितना क्रिएट कर दिया? 90,000। ये आपका क्रेडिट क्रिएशन होगा। अब उसी चीज़ को हमने यहाँ पर थ्योरेटिकल समझा रखा है। अब मेरे को कैसे पता चला कि भाई 1,00,000 रुपये ही बनेंगे? तो उसके लिए देखो ये फॉर्मूला है, टोटल क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल डिपॉजिट इनटू में क्रेडिट मल्टीप्लायर कोफिशिएंट। अब क्रेडिट मल्टीप्लायर कोफिशिएंट कैसे निकलेगा? तो वो निकलेगा 1/में CRR। अब यहाँ पर हमने CRR कितना माना था? 10%। देखो 10% को 10/100 इंटू में 0 से 0 कैंसिल होकर, तो CRR हम कितना लिख सकते हैं? 0.1। तो 1/में CRR, तो 1/में CRR को 0.01, सॉरी 0.1 पॉइंट हटकर ऊपर क्या लग जाती है? 0। तो क्रेडिट कोफिशिएंट, जो क्रेडिट मल्टीप्लायर कोफिशिएंट है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 10। इसकी वैल्यू कितनी आई? 10। अब क्रेडिट मल्टीप्लायर कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई 10। ओरिजिनल डिपॉजिट जो था स्टार्टिंग में हमारा, वो कितना था? 10,000। तो 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो वो आ जाएगी आपकी 1,00,000। वैल्यू कितनी आएगी? 1,00,000। क्लियर है? और इस 1,00,000 का 10% CRR वो रिजर्व में गया 90,000, बाकी बचा हुआ 90,000 वो क्या दिया था? लोन के रूप में दिया था। क्लियर है? अब देखो, जो स्टार्टिंग में जो आपके 10,000 रुपये जमा हुए थे, जो स्टार्टिंग में ये 10,000 रुपये जो जमा हुए थे, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट। क्लियर है? और इसके अलावा जो लोन दे रहे थे, फिर किसी और के अकाउंट के थ्रू जब बैंक में पैसा जमा हो रहा था, जो ये लोन देकर जो ये पैसा आया, ये सारा का सारा सेकेंडरी डिपॉजिट कहलाता है। सेकेंडरी डिपॉजिट। क्लियर है? चल, तो ये जो भी थ्योरेटिकल नोट्स हैं, ये आपके जो ये जितनी भी समरी लिखी हुई है, ये आपको टेलीग्राम चैनल हुडा स्टडी टिप्स के ऊपर ही सारे मिल जाएंगे। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नेक्स्ट आ जाता है सेंट्रल बैंक। तो देश का सेंट्रल बैंक कौन है? RBI। देश का सेंट्रल बैंक कौन है? RBI। तो RBI के क्या क्या कार्य हैं? RBI क्या काम करता है? तो RBI का पहला काम, RBI का पहला काम वो करता है नोट इशू करना। नोट इशू करना, इशूइंग पेपर नोट। देखो 2 रुपये से लेकर RBI 10,000 रुपये तक के नोट जारी कर सकता है। मैक्सिमम कितने रुपए तक का नोट जारी कर सकता है? 10,000 का नोट जारी कर सकता है। लेकिन वर्तमान में 500 रुपये तक का मैक्सिमम नोट जारी करता है, क्योंकि 2,000 रुपये का नोट बंद हो गया। तो सारे नोट, दो छोटे से लेकर बड़े से बड़े नोट, सारे नोट 1 रुपये के नोट को छोड़कर 1 रुपये का नोट भारत सरकार जारी करती है। और सारे सिक्के, देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, सारे सिक्के, कॉइन और 1 रुपये का नोट, 1 रुपये का नोट, ये भारत सरकार इश्यू करती है। इनको छोड़कर सारे नोट 2 रुपये से लेकर 500 रुपये तक के नोट जो वर्तमान में प्रचलन में है, ये, और कितने तक का जारी कर सकता है? 10,000 का जारी कर सकता है। ये सारे नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? RBI के द्वारा जारी किए जाते हैं। अब RBI कैसे नोट छापता है? तो देखो RBI मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के तहत नोट छापता है। अब सरकार जितना मर्जी नोट चाहे उतने नोट छपवा सकती है, लेकिन RBI के पास मिनिमम रिजर्व जो है वो 200 करोड़ रुपए का मिनिमम रिजर्व होना चाहिए। अगर इतने RBI के पास इतने पैसे रिजर्व के रूप में है, तो सरकार जितने मर्जी चाहे उतने नोट छपवा सकती है। देखो 200 करोड़ का मतलब ये नहीं है कि हर बार 200 करोड़ रखने पड़ेंगे, नहीं। RBI के पास बोलते पूछते भाई कितना रिजर्व है? बोले 200 करोड़ है। बोले हाँ जी है। तो बोले नोट छाप दो। तो मिनिमम रिजर्व होना चाहिए। अब ये रिजर्व 200 करोड़ रुपए कैसे, किस फॉर्म में रखा जाए? नोट तो छापने हैं, रुपए में तो रखेंगे नहीं। तो इसके लिए उन्होंने ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन दिया हमें, इसमें से बोला गया 115 करोड़ का रखो गोल्ड। 115 करोड़ का क्या रखो? गोल्ड, जिसको हम बुलियन फॉर्म में बोलते हैं। और बाकी जो बचे हुए 85 करोड़ है, बोला उसकी रखो फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा, जिसको हम फॉरेक्स बोलते हैं। तो 115 करोड़ रुपए के आसपास गोल्ड रखो और 85 करोड़ के आसपास, 85 करोड़ के आसपास आप क्या रखो? फॉरेन करेंसी रखो। तो RBI जो नोट छापता है वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत नोट छापता है। देखो भारत में करेंसी जो है वो इश्यू कौन कौन करता है? करेंसी को इश्यू कौन कौन करता है? नोट मतलब जो पैसा है किसके द्वारा छापा जाता है? पहला RBI सारे नोट छापता है। दूसरा भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोट छापती है। ठीक है।
जो मनी को इश्यू करते हैं, जो कहते हैं ना कि मनी सप्लाई कौन करता है, मनी को इश्यू कौन करता है, तो आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तीसरा यहाँ पर आप कमर्शियल बैंक भी लिख सकते हो, कमर्शियल बैंक। ये क्यों लिखे, क्योंकि ये क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। ये क्या करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, इसीलिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 रुपये का नोट और सारे कॉइन, और सारे कॉइन। आरबीआई 2 रुपये से लेकर बाकी जितने भी बड़े नोट रह गए 500 रुपये तक के, वो सारे। क्लियर है, ये सारे नोट आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 रुपये का नोट भारत सरकार जारी करती है, उस पर भारत सरकार लिखा हुआ है, भारत की ऑफिशियल करेंसी। 2 रुपये के नोट के ऊपर भी लिखा होगा आरबीआई, 500 रुपये के नोट के ऊपर भी लिखा होगा आरबीआई। ये आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। तो पहला फंक्शन क्लियर होगा। सेकंड फंक्शन, बैंक टू द गवर्नमेंट। देखो आरबीआई को बैंक, सरकार का बैंक भी बोला जाता है। आरबीआई को क्या बोला जाता है, सरकार का बैंक। चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों के एक एजेंट के रूप में कार्य करता है, एडवाइस देता है, सलाहकार के रूप में कार्य करता है सरकार के लिए। और जितनी भी गवर्नमेंट की पेमेंट होती है वो ये करता है, इसके थ्रू होती है। सरकार के भी यहाँ पर ये पेमेंट करता है, पेमेंट को रिसीव भी करता है। क्लियर है, सरकार को एडवाइस भी करता है फाइनेंशियल मैटर पे। क्लियर है, चाहे वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे राज्य सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों को। इसीलिए इसको बैंकर टू द गवर्नमेंट भी बोला जाता है। अब बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। देखो आरबीआई के ना दो ही ग्राहक हैं, एक तो सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दूसरा है बैंक। तो सभी बैंकों का कंट्रोल करने का काम आरबीआई करता है, सभी बैंकों को कंट्रोल करने का काम आरबीआई करता है, तो इसे बैंकर्स बैंक भी बोलते हैं। क्लियर है, और सभी को सुपरवाइज करने का काम भी आरबीआई करता है। सर भाई क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ज़्यादा कैश बाहर नहीं निकालना, कम निकालना है, ये सारी चीज़ें। भाई ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मेरे पास रख के जाओ, ज़्यादा अपने पास रखो। और अगर बैंकों को लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, अगर कहीं से भी लोन नहीं मिलता है तो वो एट लास्ट आरबीआई से लोन ले सकते हैं। ऐसे ही सरकार, अगर कहीं से भी लोन नहीं मिलता तो वो एट लास्ट किससे ले सकती है, आरबीआई से लोन ले सकती है। ठीक है, तो ये जो कहीं से भी लोन नहीं मिलता तो ये आरबीआई से ले सकते हैं। इसीलिए आरबीआई को क्या बोला जाता है, लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट बोला जाता है, अंतिम ऋणदाता। तो किसी को कहीं से भी अगर लोन ना मिले तो किससे ले सकता है, आरबीआई से ले सकता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। क्लियर है। अब अगला फंक्शन जो आया वो आया हमारा कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व या कस्टोडियन ऑफ इंटरनेशनल करेंसी। देखो यहाँ पर ये दो फंक्शन बना दिए, आप इनको एक ही फंक्शन बना सकते थे, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी, तो विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षक। तो जितनी भी विदेशी करेंसी है, देखो अगर किसी व्यक्ति के पास डॉलर आ गया, किसी व्यक्ति के पास डॉलर आ गया भारत में, तो डॉलर उसके क्या काम का, कोई काम का नहीं, कहीं नहीं चलने वाला, कोई दुकान पे कुछ सामान नहीं मिलेगा उसको। वो डॉलर को कन्वर्ट करवाएगा किस में, रुपए में कन्वर्ट करवाएगा। अब रुपए में कन्वर्ट कहाँ करवाएगा, किसी ना किसी मीडिएटर के पास कन्वर्ट करवाएगा। वो मीडिएटर कोई भी हो सकता है, बैंक वाले भी हो सकते हैं। तो हम मान लेते हैं बैंक में, ये डॉलर को लेके कहाँ पर गया, बैंक में गया। तो डॉलर कहाँ पर गया, बैंक वालों के पास गया, और बैंक वालों ने रुपए किसको दे दिए, उस आदमी को दे दिए। अब वो रुपए से कोई भी काम कर सकता है। अब डॉलर किसके पास आ गया, बैंक के पास आ गया। अब बैंक के पास क्या काम डॉलर का, कोई काम नहीं, क्योंकि बैंक में हम पैसा जमा करेंगे रुपए में, पैसा लोन लेंगे रुपए में, डॉलर तो कोई लेगा नहीं। डॉलर तो वो लेगा कि भाई किसी को बाहर जाना है, डॉलर चाहिए था, इसलिए हल्का फुल्का ही अपने पास रखता है, मैक्सिमम मात्रा में अपने पास नहीं रखेगा वो, क्योंकि मीडिएटर है। अब वो इस डॉलर को किसके पास भेज देगा, आरबीआई के पास। इस डॉलर को किसके पास भेज देगा, आरबीआई के पास। क्यों, जितनी भी फॉरेन करेंसी है वो किसके पास रिजर्व के रूप में रहती है, आरबीआई के पास रिजर्व के रूप में रहती है। क्लियर है, इसलिए आरबीआई को कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी का जो फंक्शन है ये बोला जाता है। क्लियर है, चलो ये हमने कुछ आरबीआई के यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो ये है फंक्शन पढ़े। अब देखो इन फंक्शन में पहले क्या आता था क्वेश्चन में आपका, कि कोई भी एक आरबीआई का फंक्शन क्या देता था कि भाई एक फंक्शन एक्सप्लेन कर दो, दो फंक्शन एक्सप्लेन कर दो। लेकिन अब क्या करता है एग्जामिनर, बच्चों ने ना थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना स्टार्ट कर दिया कि भाई कोई भी एक फंक्शन पकड़ते थे, दो फंक्शन याद कर लेते थे, बस बात खत्म। अब एग्जामिनर खुद अपने पास से एक या दो फंक्शन आपके पेपर में दे देगा और कहेगा इनको एक्सप्लेन करो। तो जो हमने एक्सप्लेन किए ना, इन्हीं में से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो आपकी जल्दी ही आएगी, मे बी आपकी कल ही वीडियो आएगी। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।